Namaste dosto, hi, welcome to Legal Bites with Tanuja. Today we will start our constitution series with the topic historical background and formation of the Constituent Assembly. So actually I explained in a very simple story form. So let's make law easy and fun. Like, share and subscribe and let's begin. तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह ब्रिटिशर्स आए, कैसे उन्होंने इंडिया में अपना रूल जमाया और हम इंडियंस ने कैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सपना सच किया। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई, वो भी सिर्फ ना बिज़नेस करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया और स्पेशली बंगाल जीतने के बाद। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि बंगाल के प्लासी गांव के पास लड़ी गई थी ये बैटल, इसीलिए इसे बैटल ऑफ प्लेसी कहते हैं। ओके, बैटल ऑफ प्लेसी 1757। ये बैटल इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इससे ना ब्रिटिश रूल की शुरुआत की थी। ठीक है, ये बैटल सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के और रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बीच में लड़ी गई थी। क्यों लड़ी गई थी ये बैटल? क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला उनको ना ब्रिटिश की बढ़ती हुई ताकत और उनके बंगाल में बढ़ते हुए प्रभाव से प्रॉब्लम थी। सिमिलरली ब्रिटिश को ना बंगाल की वेल्थ और रिसोर्सेस चाहिए था, इसीलिए उन्होंने अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बैटल इतनी फेमस क्यों हुई? क्योंकि ये बैटल बिट्रायल के लिए भी जानी जाती है। एक्चुअली क्या हुआ था पता है क्या, कि सिराजुद्दौला के जो कुछ जनरल्स थे जैसे कि मीर जाफिर, उन्होंने ब्रिटिश को सीक्रेटली हेल्प किया और उन्होंने ना सही से लड़ाई भी नहीं की थी बैटल में। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश फोर्स मतलब उनके ब्रिटिश फोर्सेस को आसानी से ना जीत मिल गई थी। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को कैप्चर किया गया और बाद में उनको मार दिया गया। और फिर मीर जाफ़र जो बिट्रायल वाला पर्सन है, उसको नया नवाब बनाया गया। लेकिन अब उसकी तख्त ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि इस जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर कंट्रोल मिल गया, जो इंडिया का एक सबसे रिच रीजन था। इससे ब्रिटिश की ताकत बढ़ गई और उनका कंट्रोल पूरे इंडिया पर बढ़ने लगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि कंपनी के जो कुछ ऑफिशियल्स थे ना, वो लूट मचा रहे थे, क्योंकि उनकी तो ताकत बढ़ गई थी, तो वो खुद की मनमर्जी चला रहे थे और वो बहुत ना लूट मचा रहे थे। तो ब्रिटिश क्राउन को ये देखकर टेंशन हो गया कि कुछ तो करना चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया। तो ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने की ज़रूरत क्या हुई थी पता है क्या? एक कहानी के जैसे समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 3 जगह राज कर रही थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। हर जगह का अपना गवर्नर था और सब अपनी अपनी अलग चलाते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि कंपनी पैसा कमा रही है पर सिस्टम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। तो और वहाँ पे ना लूट, करप्शन और कन्फ्यूज़न भी बढ़ते जा रहा था। तब पार्लियामेंट ने 1773 में पास किया रेगुलेटिंग एक्ट और बोला अब बंगाल का गवर्नर बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और वही होगा सबका बॉस। ओके, इसके साथ बनाई गई सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता ताकि जस्टिस भी हो। एक्चुअली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब भी सिस्टम बिगड़ने लगे ना, तो एक स्ट्रॉन्ग रूल बनाना पड़ता है और वही था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट करने के लिए लाया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट की क्या ज़रूरत पड़ी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो आया, पर ना उससे भी फुल कंट्रोल नहीं मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कंपनी के अभी भी कुछ ऑफिशियल्स थे, वो अब भी ना अपनी मर्ज़ी से करप्शन और गलत पॉलिसी चला रहे थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये देखा और उन्होंने बोला कि ये तो हाफ कंट्रोल है, हमें फुल डबल लॉक सिस्टम चाहिए। इसीलिए ना 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसका नाम था ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के नाम पर था,
ठीक है। वो एक्ट पास हुआ और इसके की चेंजेस क्या थे कि पहला चेंज था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया उन्होंने, ठीक है, और जिसमें ब्रिटिश मिनिस्टर थे जो पॉलिटिकल मैटर्स को सुपरवाइज करेंगे। और दूसरा चेंज ये था कि कंपनी की ट्रेडिंग पावर, मतलब कंपनी के पास तो ट्रेडिंग पावर रही लेकिन रूलिंग पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई थी, ठीक है। और तीसरा चेंज ये था कि गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसीज के ऊपर टाइट कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से उन्हें मतलब कंट्रोल मिला, स्टार्ट हुआ था कंट्रोल करना, पर पिट्स एक्ट ने उस कंट्रोल को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कंपनी का बिजनेस तो उनका रहेगा पर चलेगी अब ब्रिटिश की। तो अब क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट ने पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अब ना कंपनी का चार्टर मतलब कि लाइसेंस ना हर 20 साल में रिन्यू होता था, ठीक है। तो हर 20 साल बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट सोचता था कि कंपनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ बदलना है क्या। तो चार्टर एक्ट 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना सिर्फ अपने लिए ट्रेड करती थी, पर 1813 में पार्लियामेंट ने बोला कि भारत सबका है, ठीक है, कंपनी का मोनोपोली ख़त्म करो। तो कंपनी का इंडिया की ट्रेड पर मोनोपोली ख़त्म कर दिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को इंडिया में आने की परमिशन मिली और एजुकेशन के लिए फ़र्स्ट टाइम 1 लाख का फ़ंड दिया गया इन 1813, ठीक है। और फिर उसके बाद 20 साल बाद ना पार्लियामेंट ने देखा कि फिर से चार्टर लाना था, राइट। तो पार्लियामेंट ने देखा कि कंपनी अब सिर्फ ट्रेडर नहीं रूलर भी बन गई है। तो 1833 में मेजर चेंजेस किए जहाँ पे कंपनी को पूरा भारत मतलब पूरे भारत पर ना रूल सेंट्रलाइज्ड किया कंपनी का। और बंगाल का गवर्नर जनरल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और फिर ट्रेड कम्प्लीटली बंद कर दिया क्योंकि अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करने लगी थी, तो ट्रेड कम्प्लीटली बंद कर दिया और कंपनी अब सिर्फ गवर्नेंस करेंगी, मतलब उनको सिर्फ गवर्नेंस करने के लिए परमिशन दी, ठीक है। और लॉ मेकिंग पावर सेंट्रलाइज्ड किया और एक लॉ कमीशन बनाई गई इन 1833। उसके बाद फिर ना और 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1853 आया। अब तक कंपनी का रूल चलता मतलब अब तक ना कंपनी का रूल चलता आ रहा था क्योंकि यहाँ से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, ट्रेड ख़त्म हो गया था। तो लेकिन ना ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्वालिटी चाहिए, सिफारिश नहीं। इसीलिए ना इंडियन सिविल सर्विस मतलब कि ICS के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट हुई और सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में और मेंबर्स ऐड हुए इन 1853। तो इन शॉर्ट में 1813 में कंपनी का ट्रेड मोनोपोली तोड़ दिया, फिर 1833 में कंपनी से ट्रेडिंग पावर ले ली, सिर्फ रूलिंग रख दिया, और 1853 में रूल और एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव किया, एग्ज़ाम्स लाए। चार्टर एक्ट के बाद ना कंपनी ने इंडिया पर रूल किया लेकिन धर्म में ना वो इंटरफेयर करने लगे। लोगों को लगा कि अपना रिलीजन खतरे में है और ज़मीन और पैसा छीन लिया उन्होंने। किसान और राजा दोनों परेशान थे। नया कार्डिएज में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह फैलाई थी, तो ये तो धार्मिक अपमान था, ठीक है। नया कार्डिएज मीन्स ना क्या हुआ था कि ब्रिटिश ने ना सिपाहियों को एक एनफील्ड राइफल दी जिसमें ना कार्डिएज मुंह से काटनी पड़ती थी, लेकिन अफवाह थी कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, ठीक है, तो मुंह से काटना था उसको। तो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है, उसकी चर्बी काटना मतलब वो पाप है, और मुसलमानों के लिए सूअर हराम होता है, तो उसकी चर्बी भी वो उनके लिए गुनाह है, राइट। तो सिपाहियों ने सोचा कि ब्रिटिश हमें ज़बरदस्ती धर्म के खिलाफ करवा रहा है। बहुत सारे लोग, सोल्जर, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड, सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ाई की। हालांकि ये रिवॉल्ट फेल हुई, बट ब्रिटिश क्राउन को समझ आ गया कि कंपनी से काम नहीं चलेगा। तो 1858 में
व्हाट 1858 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें कंपनी का रूल ऑफिशियली ख़त्म हो गया। ठीक है, ब्रिटिश क्वीन का डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया इंडिया में, और वायसराय का पोस्ट बनाया गया जो था लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। और फिर अब क्या हुआ कि अब इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आ गई थी। तो अब क्या था कि 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया और डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था ब्रिटिश ने, और अब ब्रिटिश की गवर्नेंस भी थी। तो क्या इंडियंस को गवर्नेंस में कुछ बोलने का हक मिलेगा? तो तब शुरुआत होती है काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट्स की। ठीक है, तो फिर फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में फर्स्ट स्टेप था टू इन्वॉल्व इंडियंस इन अ गवर्नेंस। तो यहाँ पे ना ब्रिटिश को समझ आ गया था कि अगर इंडिया को शांत रखना है तो इंडियन को भी फील देना होगा कि वो गवर्नेंस का पार्ट है। तो इस एक्ट के थ्रू ना गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कुछ इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाए गए, सिर्फ ऐसे ही मेंबर्स, ओके, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर बनाए गए, लेकिन ये सिर्फ एडवाइजरी रोल था, पावर उनके पास नहीं थी। इसका क्या मतलब है कि ब्रिटिश का ऐसा था कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठिए, क्योंकि उनको फील देना था ना उनको कि वो गवर्नमेंट का पार्ट है करके इंडिया को। तो वो बोल रहे थे कि आप हमारे साथ टेबल पे बैठिए पर डिसीज़न तो हम ही लेंगे। तो इसके बाद फिर ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, थोड़ा उसमें ना थोड़ा और ड्रामा होता है इसमें। तो इसमें ना इंडिया ने डिमांड और अपनी बढ़ाई कि सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें बोलने भी दो। तो इस एक्ट में मेंबर को क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया। पहले तो बैठने का अधिकार दिया, अभी उनको ना क्वेश्चंस पूछने का अधिकार दिया कि पर वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था तब भी। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज़ भी बढ़ाया गया उसमें, और इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ, पर इसे ना नॉमिनेशन भी बोला गया ऑफिशियली बाद में। इस इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में ब्रिटिश का कैसा बोलना था, पहले तो उनका बोलना था कि आप हमारे साथ बैठो पर रूल तो हम ही करेंगे। ठीक है, अब उनका क्या कहना था कि चलो तुम थोड़ा सवाल भी पूछ सकते हो पर डिसीज़न मेकिंग में अभी भी हम ही हैं। ठीक है, तो उसके बाद ना ये हमें याद रखना है कि इन्हें पूछने की छूट मिली, लेकिन असली पावर अभी भी नहीं थी इंडियंस के पास। उसके बाद फिर आया 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं इसे। अब क्या यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट वाली कहानी है कि 1905 में ना बंगाल पार्टीशन के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हुआ। ब्रिटिश को लगा कि अगर हमें कुछ नहीं किया ना तो इंडिया को रूल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म लाया गया, जहाँ पे इंडियंस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा सीट्स दी गई, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले इंडियन बन गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। और सबसे बड़ा चेंज ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, जो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स अब सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। तो इसमें ब्रिटिश का क्या कहना था कि चलो थोड़ा और स्पेस दे दो इंडियंस को, पर डिवाइड एंड रूल भी चालू रखो। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है कि पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा पार्टिसिपेशन मिला, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना शुरू कर दिया। ये तीनों एक्ट एक जर्नी जैसे है, जहाँ पे पहले बैठने दिया, ठीक है, इसमें बैठने दिया और फिर बोलने दिया और फिर तोड़ने का काम किया इन 1909। ये सब स्टेप इंडियंस को ब्रिटिश रूल में लिमिटेड पार्टिसिपेशन देने के लिए था, लेकिन असली पावर हमेशा ब्रिटिश के हाथ में थी। लेकिन इसी लिमिटेड पार्टिसिपेशन ने ना आगे जाके फुल स्वराज्य की डिमांड को जन्म दिया था। तो अब क्या हुआ कि इंडियन काउंसिल एक्ट्स में ना इसमें ब्रिटिश रूल में इंडियंस को कुछ लिमिटेड पार्टिसिपेशन मिल गया था। ठीक है, लेकिन असली पावर ब्रिटिश के पास ही थी। तो उसके बाद फिर 1909 के बाद ब्रिटिश ने सोचा
कि इंडियंस को ना थोड़ा और फ्रीडम देना चाहिए, पर कंट्रोल हमारे पास ही रहना चाहिए। तो 1920 में आया मॉन्टेग्यू क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें डायरकी दिया गया। डायरकी जिसका मतलब है कि कुछ पावर्स इंडिया मिनिस्टर्स के पास और बाकी कुछ ब्रिटिश के पास रहेगी, ठीक है। लेकिन इंडियंस ने कहा कि हमें हाफ कुक्ड फ्रीडम नहीं चलेगा, ठीक है। तो देन कम द जायंट एक्ट, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सोच रहा था कि अब इंडिपेंडेंस का प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो चलो कुछ बड़ा दिखाते हैं इंडियंस को। तो और तब आया था सबसे बड़ा और डिटेल्ड लॉ, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे कहा जाता है। इसके मेन फीचर्स है कि यहाँ पे ना मतलब कि फर्स्ट था कि फेडरल स्ट्रक्चर का प्रॉमिस किया, जहाँ पे ब्रिटिश ने बोला कि अब हम एक फेडरल इंडिया बनाएंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस प्लस इंडिया प्रिंसली स्टेट यानी कि राजा महाराजा के गवर्न एरिया होंगे, ठीक है। और लेकिन एक ट्विस्ट था यहाँ पे कि प्रिंसली स्टेट्स ने ना ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो फेडरेशन सिर्फ पेपर पर ही रहा। सेकंड फीचर था कि डायरकी को प्रोविंसेस से हटा के सेंट्रल में ला देना। मतलब कि ब्रिटिश ने सोचा कि प्रोविंसेस यानी कि स्टेट, ठीक है, स्टेट में इंडियंस को ज़्यादा पावर दो, पर सेंटर में इम्पॉर्टेंट डिसीजन हम ही लेंगे। तो क्या हुआ कि प्रोविंसेस में ना फुल ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब कि फ्रीडम दे दिया गया इंडियंस को, और इंडियंस के पास पूरा कंट्रोल आ गया प्रोविंसेस का, और सेंट्रल में ना ब्रिटिश का फुल कंट्रोल बनाया गया। तो और फिर थर्ड ना बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें कि 2 हाउसेस की सरकार बनाई गई, जहाँ पे फेडरल असेंबली और काउंसिल असेंबली। फेडरल असेंबली सिमिलर टू लोकसभा, और काउंसिल असेंबली मतलब राज्यसभा, ऐसी 2 हाउसेस की सरकार बनाई। और चौथा था कि मोर पावर टू गवर्नर, मतलब कि ब्रिटिश ने स्मार्ट मूव किया, जहाँ पे उसने बोला कि हमें लगता है कि इंडियन मिनिस्टर्स कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स रहेगी, जैसे कि वेटो मतलब कि नामंजूरी करने की ताकत, ऑर्डिनेंस पावर, तुरंत कानून बनाना विदाउट असेंबली, उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस, और इमरजेंसी पावर, जब ज़रूरत हो तुरंत कंट्रोल ले लेना। ऐसे वाले ना पावर्स दिए गए गवर्नर को, और उसने एक स्मार्ट मूव किया था, ठीक है। ब्रिटिश का ये स्मार्ट मूव था कंट्रोल अपने पास रखने का। तो और फिर पांचवा था कि सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स और रिजर्वेशन, मतलब कि मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस और दलित के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स, मतलब कि अलग वोट देने का सिस्टम लाया, ताकि सब अपने कैंडिडेट को ही वोट दें। लेकिन इसका इफेक्ट था कि आपको पता है सेपरेट वोट देंगे तो क्या होगा, डिवाइड एंड रूल होगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट हुआ कि डिवाइड एंड रूल हुआ। तो क्या ये एक्ट सक्सेसफुल था? तो कांग्रेस का रिएक्शन इस एक्ट के ऊपर क्या था कि ये तो डेमोक्रेसी का मास्क है, असली पावर फिर भी ब्रिटिश के पास है, राइट। और फिर इसलिए ना कांग्रेस ने 1937 का इलेक्शन, मतलब 37 के इलेक्शंस के बाद ना, मतलब बाद में ही टेम्पररी ज्वाइन किया था इस एक्ट में। पर जब ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 2 में बिना पूछे इंडियंस को घुसाया, तो कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये इम्पॉर्टेंट लिंक टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, जैसे कि फेडरल सिस्टम जहाँ पे सेंट्रल स्टेट पावर शेयरिंग करते, बाय कैमरलिज्म, 2 हाउसेस जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा उसे कहते हैं, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स वगैरह, और जुडिशियली स्ट्रक्चर, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा, ये सब जो है ना वो इम्पॉर्टेंट, मतलब ये सब हमने बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एडॉप्ट किया था लेटर, ठीक है। तो सिंपल हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक हाफ फ्रीडम का डॉक्यूमेंट था, जिसमें इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा जगह मिली, पर असली पावर फिर भी ब्रिटिश के पास रही। ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डायरेक्ट मतलब ये एक ना डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक फाउंडेशन था ये। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। 1942 का टाइम था, दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, तो ब्रिटेन खुद मुश्किल में था और इंडिया के बिना उसका जितना भी मुश्किल था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियंस का सपोर्ट लेना होगा, वरना वो हारे तो सब कुछ हार जाएंगे। इसीलिए ना उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा। एक पॉपुलर ब्रिटिश लीडर है वो, लीडर थे वो, ओके, जो कुछ स्पेशल प्रपोजल के साथ ना वो इंडिया आए थे। तो क्रिप्स का ये मैसेज था कि हम तुम्हें इंडिपेंडेंस देंगे पर बाद में, ठीक है, पर अभी के लिए मतलब वॉर में हमें सपोर्ट दो, ऐसा वो बोल रहे थे कि हम बाद में आपको इंडिपेंडेंस देंगे पर अभी के लिए हमको सपोर्ट दो। और उन्होंने ऑफ़र किया कि वॉर के बाद ना इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस, मतलब कि अपना खुद का रूल पर ब्रिटिश क्राउन के अंडर, ऐसा वाला, ठीक है, डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा वो भी वॉर के बाद। और दूसरा उन्होंने बोला कि इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखेगी। और तीसरा उन्होंने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंसेस दोनों को चॉइस मिलेगी, चाहे तो वो नए इंडिया में शामिल हो या फिर ना हो। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था कि इसमें ना फिर कांग्रेस ने कहा कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, हमें तो अभी फ्रीडम चाहिए, और आप गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर भी रख रहे हो। ये तो मतलब ये आज़ादी का एक ड्रामा हुआ, ठीक है। और फिर मुस्लिम लीग ने कहा कि ये जो आपने ऑफ़र दिया उसमें आपने सेपरेट पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं किया, तो हम नहीं मानेंगे ये ऑफ़र। और फिर गांधी जी ने कहा कि ये एक ना पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, और वो भी ऐसा चेक जो ऐसा बैंक पे है जो डूबने वाली है, ठीक है। इसी वजह से ना मतलब क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। 40s के दौरान ना ब्रिटिश एम्पायर अब कमज़ोर हो चुका था और क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ने ब्रिटिश को मतलब एक हिला के रख दिया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन समझ गया कि अब इंडिया को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तब आई कैबिनेट मिशन 1946, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्लान दिया। लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान की अलग डिमांड पे अटे रहे, तो देश में ना कम्युनल राइट्स बढ़ने लगी, मतलब दंगे होने लगे। तो माउंटबेटन प्लान जून 1947 ने फाइनली ये डिसाइड किया कि इंडिया को 2 हिस्सों में बांट दो, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। इस प्लान को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और उसी का नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के ना कुछ मेन पॉइंट्स है, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गए। ब्रिटिश रूल का ऑफिशियली एंड हो गया था। गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश क्राउन का नहीं तो इंडिया गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की पावर इंडिया और पाकिस्तान पर ख़त्म हो गई थी। फिर ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर मिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की और टेम्पररी लॉ बनाने की भी, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दी गई कि इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होना है या फिर इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन। लेटर ना सी राजगोपालचारी बिकम द फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल। और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल था मोहम्मद अली जिन्ना। तो सिंपल समरी में देखा जाए 1 लाइन तो ये है कि इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 एक ब्रिटिश लॉ था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली और ब्रिटिश रूल का कानूनी अंत हो गया था। तो अब तक हमने समझा कि किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए वेरियस एक्ट्स और रिफॉर्म्स, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने धीरे धीरे इंडिया को सेल्फ गवर्नेंस की तरफ ले जाने का रास्ता बनाया। ये सब था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की ज़रूरत महसूस हुई। अब चलिए अगला स्टेप देखते हैं, ओके। जब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक एक्चुअल बॉडी बनाई गई, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये वही असेंबली थी जिसमें हमारे देश के लीडर्स ने बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया।
तो अब हम समझेंगे कि ये असेंबली बनी कैसे, इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या था और कौन कौन इसमें शामिल था। ओके, अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन एक चार्ट की मदद से समझेंगे। तो क्या हुआ था कि 1934 में एक इंटेलिजेंट थिंकर थे एम.एन. रॉय। उन्होंने पहली बार आइडिया दिया था इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑफिशियली डिमांड किया कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाना चाहिए। ठीक है, फिर ना ब्रिटिश को तो जल्दी नहीं थी एज़ यूजुअल। फिर आया 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया, जहाँ पे ब्रिटिश ने फाइनली बोला कि ठीक है, आफ्टर वॉर वी विल अलाउ ओनली इंडियंस टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। बस एक लाइन में बोला कि एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल। ओके, चालाक था ब्रिटिश। फिर आया 1942 में क्रिप्स मिशन, पर ये फेल हो गया क्योंकि मुस्लिम लीगियों ने अलग पाकिस्तान की डिमांड की और कांग्रेस ने भी प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया था। तो अब वक्त था एक्शन का। 1946 में ना कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें क्लियर प्लान दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। और फिर 9 दिसंबर 1946 इसमें ना पहली मीटिंग हुई। सब लोग एक्साइटेड थे क्योंकि पहली मीटिंग थी वो। और पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बने। उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक पावरफुल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, जिसमें लिखा गया इंडिया एक सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनेगा। 1947 में ना देश पार्टीशन हुआ और मुस्लिम लीगियों ने असेंबली छोड़ दी। और पर फिर भी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रुकी नहीं। अब ये कम्प्लीटली इंडियंस के हाथ में थी। फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया और 26 नवंबर 1946 को एडॉप्ट किया गया। और 26 जनवरी 1950 इंडिया बन गया रिपब्लिक। ओके, तो ये बात है कि फ्रीडम के पहले भी इंडिया अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आज भी हमें गाइड करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारा संविधान का सफ़र कैसे शुरू हुआ, ब्रिटिश रूल से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन तक। ये था एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें समझना ज़रूरी है कि क्योंकि बिना पास समझे ना हम प्रेजेंट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो अगले लेक्चर में हम समझेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल। ओके, द प्रियम्बल, जिसमें लिखा है हमारे सपने, लक्ष्य और वैल्यूज़। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगल बाइट्स विद तनुजा, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।